6 फरवरी को टर्की ने बीते कुछ दशकों के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक को फेस किया, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि ये पूरे 4 अर्थक्वेक्स की एक श्रृंखला थी। टर्की के साथ ही सीरिया भी इस अर्थक्वेक से प्रभावित हुआ। चौथा अर्थक्वेक केवल तुर्की में आया और ये 8.3 से 8.5 मैग्नीट्यूड का पाया गया, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ अभी तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं और जाने कितने ही लोग मिसिंग हैं। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचा रही है। ये तुर्की का पहला अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों। तुर्की में अर्थक्वेक्स बहुत आम है, यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इस बार जो अर्थक्वेक आए वो आम नहीं थे, क्योंकि इस बार 24 घंटों के अंदर 4 भूकंप आए। और आपको बता दें कि ये तुर्की का आखिरी भूकंप नहीं है। और ऐसा क्यों है, इसका कारण बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों तुर्की में अर्थक्वेक्स इतने आम हैं, इतने सामान्य हैं। क्यों तुर्की में अर्थक्वेक्स को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, केवल भूकंप के बाद मदद पहुंचाई जा सकती है। चलिए इसके पीछे के भौगोलिक विज्ञान से आपको रूबरू कराते हैं, जिसे सुनने के बाद आप ये शुक्र मनाएंगे कि आप तुर्की जैसे किसी देश में नहीं रहते। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, तुर्की में आने वाले अर्थक्वेक्स के बारे में जानने के लिए तुर्की की जमीनी सतह के नीचे जाना होगा, जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ आकर मिलती है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो लगातार हलचल करती है। लेकिन अगर ये हलचल एक लिमिट से ज्यादा हो जाए या टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाए तो भूकंप आता है। ये तीनों प्लेट्स एक साथ बहुत ही खतरनाक और असामान्य भूकंप ले आती है। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा टर्की हमेशा ही भूकंप के खतरे में रहता है। 6 फरवरी को सबसे पहला अर्थक्वेक टर्की के गाजियानटेप में पृथ्वी की सतह से 11 मील नीचे आया था। 11 मील सुनने में बहुत गहरा प्रतीत होता है, मगर एक भूकंप के नजरिए से देखें तो ये गहराई बहुत कम है। गाजियानटेप भूकंप की दृष्टि से बहुत ही असुरक्षित है, क्योंकि इसकी सतह के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ मिलती है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के 10 मील नीचे से शुरू होती है। ये बहुत विशाल और अनियमित चट्टानों जैसी परतें होती है। ये पृथ्वी के क्रस्ट में 10 मील से 160 मील तक होती है और ये हमेशा हर समय बहुत ही धीमी गति से मूव करती रहती है। इस समय जहां आप बैठे हैं उस पृथ्वी की सतह के नीचे भी कोई बहुत विशाल टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही होगी, यानी पृथ्वी अनगिनत विशाल प्लेट्स में डिवाइडेड है जो हमेशा मूव करती रहती है। इन्हीं प्लेट्स के टकराने या फिर एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाने पर भूकंप आता है। ये प्लेट्स किसी पजल की तरह आपस में बंधी रहती है और पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार 2 प्लेट्स के आपस में टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ भी जाते हैं और फिर कभी अचानक मुड़े हुए किसी कोने पर दबाव पड़ता है तो वो टूट जाता है और ऐसे समय में नीचे जमा हुई ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है और इन प्लेट्स के सीक्वेंस में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तब भी भूकंप आता है। ये भूकंप ज्यादातर उन जगहों पर आता है जहाँ इन प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है। गाजियानटेप टाउन जिन 2 मुख्य प्लेट्स पर बसा है वो है एनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट और अरेबिया प्लेट, और इन्हीं से लगती हुई यूरेशिया प्लेट जो बिल्कुल गाजियानटेप से लगती हुई है। यानी गाजियानटेप की सतह के नीचे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। इनमें से एनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट असल में एक माइक्रो प्लेट है, क्योंकि इसका साइज बाकी आसपास की प्लेट्स के मुकाबले काफी छोटा है। यह हमेशा प्रेशर में रहती है, क्योंकि जो अरेबिक प्लेट है वो इसे यूरेशिया प्लेट के अगेंस्ट प्रेस कर रही है। एक तरफ से अरेबियन प्लेट का दबाव, दूसरी तरफ से यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच में एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट का पश्चिमी हिस्सा लगातार दबाव में रहता है, स्क्वीज्ड रहता है, जहाँ इसे एक और प्लेट अफ्रीकी प्लेट का टकराव भी झेलना पड़ता है, क्योंकि ये अफ्रीकी प्लेट भी एनाटोलिया प्लेट की दिशा में ही मूव करती है। दोस्तों, अरेबिया प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है, जहाँ यूरेशिया प्लेट है, और इनके बीच में जकड़ी रहती है एनाटोलिया प्लेट। यानी अफ्रीका प्लेट और अरेबियन प्लेट और एनाटोलिया प्लेट के बीच की जो बाउंड्रीज है वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करने की लगातार कोशिश करती रहती है, क्योंकि एनाटोलिया प्लेट वेस्ट की तरफ मूव करती है और अफ्रीकी प्लेट ईस्ट की तरफ। गाजियानटेप टाउन की सतह के नीचे और इसके आसपास जो ये सारे बॉर्डर्स हैं उन्हें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोला जाता है, और इनके लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने की वजह से एक फ्रिक्शन पैदा होता है। जब यह फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये प्लेट्स स्लिप हो जाती है और पृथ्वी की सतह हिल जाती है। इसे ही स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक बोलते हैं। यही हुआ है गाजियानटेप में, जिससे सबसे पहले 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इसके 100 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन को तोड़ दिया और फॉल्ट के नजदीक जो बिल्डिंग थी वो ढह गई, क्षतिग्रस्त हो गई।
यूएसजीएस ने एस्टिमेट किया है कि ये जो 100 किलोमीटर तक की फॉल्ट लाइन को प्रभावित करता हुआ अर्थक्वेक आया है, ऐसा अर्थक्वेक जिस फ्रिक्शन की वजह से आता है वो फ्रिक्शन 300 से 500 साल तक इकट्ठी हो चुकी ऊर्जा की वजह से आता है। यानी पहले आ चुके किसी अर्थक्वेक के बाद से ही किसी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज पर किसी पॉइंट पर स्ट्रेन लगातार 300 से 500 साल तक बनता रहा होगा, और जब उसने बाहर आने का रास्ता खोजने की कोशिश की होगी तब सतह खिसक गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्लिप से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 1980 में माउंट सेंट हेलन के वॉल्केनिक रिलीज के दौरान रिलीज हुई एक्सप्लोजिव एनर्जी के बराबर थी। जो गाजियानटेप में हुआ वही सेम इंसिडेंट 9 घंटे के बाद एकिनोजू में भी हुआ, जिसमें 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये एरिया टेक्टोनिकली काफी एक्टिव है और अनस्टेबल भी। ये जगह दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ 4 अलग अलग प्लेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक इलाका है। इसी कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक्स की देन है इस क्षेत्र में होने वाले विनाशकारी भूकंपों की एक लंबी हिस्ट्री। सन 1966 में यहाँ जब भूकंप आया था उसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 19 प्रोविंसेस के सभी गांव और शहर लगभग पूरी तरह ही तबाह हो गए थे। 600 मील लंबी नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन 1939 से 1999 तक 7 बड़े स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक का कारण बन चुकी थी, लेकिन 1999 के बाद कोई विशाल और विनाशकारी अर्थक्वेक नहीं आया था। 1999 वाला अर्थक्वेक 7.5 मैग्नीट्यूड का था और उस समय 17,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा था। और इकोनॉमिक लॉस हुआ वो अलग। यूएसजीएस के अनुसार इस समय भी इकोनॉमी को कई बिलियन का नुकसान हुआ होगा। लोगों की जान का और इकोनॉमिक्स का जो ये लॉस टर्की को हुआ है उससे उभरने में तुर्की को सालों लग जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है अभी भी आसपास के फॉल्ट्स में कुछ स्ट्रेन बाकी हो। अगर ऐसा है तो वो भी रिलीज होने की संभावना है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा पूरी तरह टल चुका है। अगर स्ट्रेन है तो कुछ दिनों में एक और अर्थक्वेक फेस करना पड़ सकता है तुर्की को। दोस्तों, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आप तुर्की जैसे किसी देश के ऊपर नहीं बल्कि भारत में हैं, और तुर्की के लोगों के लिए दुआ कीजिए। इस समय तुर्की बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब तुर्की इस आपदा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया है, और दुख की बात तो यह है कि मरने वालों की गिनती अभी भी रुकी नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके कि तुर्की के अर्थक्वेक के पीछे का विज्ञान क्या है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।